Assalamualaikum students. Hope all of you are fine. Today we will discuss about chapter number 2, cell, tissue, organ and organ system level. For BS zoology semester 1 के अंदर उनको एक कोर्स प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 1 स्टडी करवाया जाता है जिसके अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है. एंड फॉर BSc zoology ए बुक के अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है. माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान, मास्टर ऑफ फिलासफी इन जोलॉजी, और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है. लेक्चर नंबर 1 जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. लेक्चर पहले नंबर 1 के अंदर हमने क्या कुछ स्टडी किया था उसको गो थ्रू करते हैं. हमने पहले लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिफाइन किया था सेल्स को इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ. स्टडी ऑफ सेल कार्ड सेल बायोलॉजी. डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल तक. देन हमने देखा था कि सेल के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. फिर हमने यूकेरियोट्स के दरमियान में डिफ्रेंशिएट किया था. उसके बाद हमने मल्टी सेलुलर एनिमल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि कैसे जो लाइफ है वो नॉन लिविंग से लिविंग के अंदर, मतलब पहले जो लाइफ था सिंपल थी, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ कैसे जाती है, कैसे हुई है. तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया. देन हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, व्हाई आर मोस्ट सेल आर स्मॉल. स्मॉल साइज़ क्यों है, उसकी क्या क्या रीज़न है. नंबर 1 ये था कि कम्युनिकेशन के लिए स्मॉल होते हैं सेल्स. नंबर 2 सरफेस एरिया जो है इंक्रीज़ करने के लिए सेल का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है. और फिर सेल के साइज़ स्मॉल होने के से क्या क्या जो है वो सेल को फ़ायदे हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया था. देन हमने स्ट्रक्चर स्टडी की थी जनरलाइज सेल की, कि एक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है. ले जी, आज से हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में. सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अ थिन मेम्ब्रेन दैट सराउंड एवरी लिविंग सेल, कि जो लिविंग सेल के बाहर वाली साइड पे होती है जिसके अंदर सेल के मेन स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं. तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल को सराउंड की होती है. प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो है सेल वॉल होती है बाहर वाली साइड पे, लेकिन एनिमल सेल के आउटसाइड पर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती. इट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ ऑल सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट विच प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द इट्स एनवायरनमेंट, कि ये सेपरेट करती है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब दो सेल्स के दरमियान में जो गैप है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, उससे सेल्स को जो है प्रोटेक्ट करती है इंटरनल एनवायरनमेंट के लिहाज के साथ. स्ट्रक्चर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की. तो सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल पेश किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि फर्स्ट टाइम S.J. सिंगर एंड गॉथ L. निकोलसन ने 1972 के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल पेश किया था और उसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं. उस मॉडल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस बायोलॉजिकल मॉडल मेम्ब्रेन इज डबल लेयर ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर होती है, मतलब एक सेल के आउटर साइड पे होती है, एक सेल के इनर साइड पे होती है. डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो कि बनती है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से. एंड इज फ्लूइड रेदर देन द सॉलिड, ये फ्लूइड टाइप होती है, सॉलिड नहीं होती, मतलब इसमें रिजिडिटी नहीं होती. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म में फ्लूइड सी इन विच स्पेसिफिक प्रोटीन फ्लोट लाइक एस आइसबर्ग्स, कि जो फॉस्फोलिपिड्स की जो बाइलेयर्स हैं, मतलब ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के सेंटर में जो सेंटर वाला पोर्शन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं फ्लोट करती हैं लाइक आइसबर्ग्स. जैसे समुंदर के अंदर बर्फ़ के तोते जो हैं फ्लोट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसी तरह ही ये जो प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के दरमियान में जो है फ्लोट करती है. The fluid mosaic model is the most acceptable model of the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है, कि सबसे ज़्यादा इसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं साइंटिस्ट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेंज फ्रॉम 5 to 10 नैनोमीटर इन थिकनेस. अगर हम थिकनेस की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तकरीबन 5 से 10 नैनोमीटर तक थिक होती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. नंबर 1, phospholipid present inner and outer side of the cell membrane. Phospholipid have had polar hydrophilic end,
मतलब जो इसका हेड वाला एंड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग, कि उसमें से ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिजोल्व हों वो इसमें से इजीली गुजर सकते हैं। एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल, और जो इनकी टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर लविंग नहीं होती। और फास्फोलिपिड जो होते हैं वो 20 से 40% तक होते हैं। ठीक है जी, कि 2 एंड्स होते हैं, एक पोलर एंड है जो कि हेड होता है और दूसरा नॉन पोलर एंड जो टेल कहलाता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एम्बेडेड इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं इंटीरियर वाली साइड पे, दरमियान में सेल मेम्ब्रेन के। इट मेक्स रिजिडिटी स्ट्रक्चर, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन को। इट आल्सो स्टेबलाइज मेम्ब्रेन, और ये इसके साथ साथ ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज भी करती है। नेक्स्ट है जी प्रोटीन प्रेजेंट इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन सरफेस। जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के इनर अंदर वाली साइड पे, साइटोप्लाज्म वाली साइड पे, और आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन वाली साइड पे जो प्रोटीन होती है उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और सम एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, और कुछ जो होती है वो लिपिड की जो बाइलेयर है उसमें एम्बेडेड होती है, धंसी हुई होती है। और प्रोटीन जो है तकरीबन 60 से 80% तक होती है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब यह है कि जब जो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड के साथ बाइंड करें तो वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स एक्ट एज ए फिंगरप्रिंटिंग एंड नेसेसरी फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सेल। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स मेक अप ग्लाइकोकैलिक्स, के मतलब तीनों मिलेंगे आपस में तो ग्लाइकोकैलिक्स बनता है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है इंटीरियर सरफेस, सेल मेम्ब्रेन की इंटीरियर सरफेस पे। तो ये एक्ट एज ए फिंगरप्रिंट करते हैं, मतलब अगर हमने किसी भी सेल को रिकॉग्नाइज करना हो तो हम ग्लाइकोकैलिक्स के जरिए किसी भी सेल को रिकॉग्नाइज जो है वो कर सकते हैं। ये एक्ट एज ए ग्लाइकोकैलिक्स एक्ट एज ए फिंगरप्रिंट करता है। ये जी सेल मेम्ब्रेन की एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है आपको। राइट साइड पे देखें तो आपको फास्फोलिपिड बाइलेयर नजर आ रहे हैं, ऊपर वाली साइड पे देखें हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, नीचे भी आपको हाइड्रोफिलिक हेड्स नजर आ रहे हैं राउंड शक्ल में, और इनके दरमियान में आपको टेल नजर आ रही हैं, जो उसको हम फास्फोलिपिड टेल कहते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। टेल हाइड्रोफोबिक है और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। इसके बाद अल्फा हेलिक्स प्रोटीन नज़र आ रही है जी आपको। नेक्स्ट है जी सरफेस प्रोटीन, जो कि सरफेस पे लगी होती है। नेक्स्ट आपको फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन के फिलामेंट नज़र आ रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म वाली साइड पे होते हैं जी। इंटीग्रल प्रोटीन जो कि एक्ट एज ए चैनल काम करती है। इसमें से प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, कि इसमें से मॉलिक्यूल्स आयंस जो कि इजीली नहीं डिफ्यूज़ कर सकते तो वो यहाँ से प्रोटीन चैनल में से इजीली जो है वो पास आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पेरिफेरल प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं जी। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हैं जी। और ऊपर देखें तो प्रोटीन चैनल, पहले बात की हम थोड़ी सी इसके बारे में। ग्लोबुलर प्रोटीन है जी, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब बाहर वाली साइड पे तो कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है आपको थोड़े बहुत यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट क्या जी फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? नंबर 1 रेगुलर मटेरियल। ये मटेरियल की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है, मतलब जो भी मटेरियल मूव इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, मूव करना हो, सेल के अंदर आना हो या सेल के बाहर जाना हो, तो ये इसको रेगुलेट करती है। सेपरेट द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड, कि ये सेपरेट करती है सेल को इनसाइड से आउटसाइड से। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, कि जो सेल मेम्ब्रेन है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है किनको? फॉर केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अकर होने के लिए, तो ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन। साइड्स फॉर रिसेप्टर, सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स को जो है वो जगह देती है। दीज रिसेप्टर कंटेन स्पेसिफिक सेल आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स जो है वो होते हैं। These markers differentiate cell type from other cells.
सेलेक्टिव परमेबिलिटी, ये हम पहले भी जान चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है। ये जो है कुछ मॉलिक्यूल्स आइंस को गुजरने देती है अपने में से, कुछ को गुजरने नहीं देती, मतलब इसलिए हम इसको सेलेक्टिव परमेबल कहते हैं। मेंटेन सेलुलर होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या है कि मेंटेन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हार्म से अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिव परमेबल है, सेलेक्टिव परमेबल भी यही है कि जो चीज़ सेल के अंदर एंटर होनी होती है वो हो जाएगी, जो जिसने एंटर नहीं होना नहीं होगी, इसलिए ये सेल के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि कौन कौन सी मूवमेंट जो है हो सकती हैं, कौन कौन सी हो रही हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये जनरल में हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। नंबर 1 डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न यू नो अबाउट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना मॉलिक्यूल्स का या आइंस का, वो डिफ्यूज़न कहलाता है, या हम उसको सिंपल डिफ्यूज़न भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में से जो स्मॉल आइंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली डिफ्यूज़ करते हैं इनटू द सेल मेम्ब्रेन या आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इनके अंदर किसी भी एटीपीज़ की मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन, यूरिया वगैरह। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है जी, विद द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट थ्रू द लिपिड प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन थ्रू मेम्ब्रेन चैनल, कि अगर वाटर मूव करे, डिफ्यूज़ करे वाटर फ्रॉम सेलेक्टिव मेम्ब्रेन में से, तो ऑफ एन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है जी, अगर वाटर मूव करे फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेल मेम्ब्रेन में से, तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। इसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ये इसकी एग्जाम्पल है वाटर। अब ऑस्मोसिस के लिहाज के साथ थोड़ा सा हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि 3 तरह के इन्वायरमेंट पाए जाते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, नंबर 3 हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन ये होता है कि इन दिस केस सोल्यूट कंसंट्रेशन इज द सेम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, कि सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है इनसाइड सेल के अंदर और सेल के बाद सेम होती है, वो आइसोटोनिक कहलाता है। ऑस्मोसिस के लिहाज से दूसरी टाइप होती है जी हाइपरटोनिक, इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड, कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड ज़्यादा होती है और इनसाइड जो है वो कम होती है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर आउटसाइड में ज़्यादा है और इनसाइड सेल के अंदर कम है। थर्ड होता है हाइपोटोनिक, सोल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर आउटसाइड पे कम होती है एंड इनसाइड पे क्या है जी वो ज़्यादा होगी, तो वो क्या होता है, वो हाइपोटोनिक होता है, कि जिसके अंदर आउटसाइड पे कंसंट्रेशन लो होती है सोल्यूट की और इनसाइड में ज़्यादा होती है, हाइपोटोनिक। अब कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, के वो वाला मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट जिसमें किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ती है कि मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए। पहला है जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय कैरियर मॉलिक्यूल, कि जो कैरियर मॉलिक्यूल की वजह से हो रही है, मतलब कि मॉलिक्यूल मूव करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल में से फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, कि जो प्रोटीन के चैनल्स थे वहाँ से मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के चैनल को यूज़ करके फ्रॉम हाई से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब इनकी जो मिसाल है ग्लूकोज इज मोस्ट सेल, ग्लूकोज है और इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होता है कि जिसके अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी एग्जाम्पल है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन आयन एंड अमाइनो एसिड। सोडियम पोटाशियम जो है वो नर्व इम्पल्स के में जो है वो मूव करते हैं, जब नर्व जो है वो ट्रेवल करती है उसमें ये जो है इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय आउटर मॉलिक्यूल, द एनर्जी ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सब्सटेंस कम्स फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ अनदर, तो इसके अंदर भी जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसमें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड शामिल है।
नेक्स्ट है जी एंडोसाइटोसिस, मूवमेंट इनटू सेल बाय वेजिकल। एंडोसाइटोसिस कहते हैं कि इसके अंदर जो बल्क मूवमेंट होती है मटेरियल की सेल के अंदर बाय फॉर्मेशन ऑफ वेजिकल, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो वेजिकल बनाएगी, जिसकी वजह से बाहर का जो मटेरियल है वो वेजिकल की फॉर्म में जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होगा, जिसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और इसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब के ना इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है पिंकोसाइटोसिस। पिंकोसाइटोसिस अगर वो वाला मटेरियल जो सेल इंजेस्ट कर रहा है वेजिकल की फॉर्म में, अगर वो लिक्विड हो देन वो पिंकोसाइटोसिस कहलाता है, और अगर वो सॉलिड हो, वो वाला सब्सटेंस जिसको सेल वेजिकल की फॉर्म में इंगल्फ कर रहा है, तो वो अगर सॉलिड हो तो वो फेगोसाइटोसिस कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस, मूवमेंट आउटसाइड ऑफ द वेजिकल, कि अगर सेल मेम्ब्रेन सेल में से मूवमेंट हो रही हो, कि सब्सटेंस बाहर रिमूव हो रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल रिमूव हो रहे हो, देन वो एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये भी जो है वो आउट फोल्डिंग की वजह से होता है, ये भी वेजिकल की फॉर्म में होता है, और इनमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इनकी मसाला सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी, नहीं जी, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो एंड हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम चैप्टर नंबर 2 का जो लेक्चर नंबर 3 है उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।